क्वेश्चन नंबर 9 हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें दिया है एक कार्ट है, मास m है, रेस्ट पे है, फ्रिक्शनलेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी हुई है। इसका मास m, स्मूथ सरफेस, म्यू इज इक्वल टू 0, ठीक। और पेंडुलम है मास m का, लटका हुआ है छत से। स्मॉल m मास का पेंडुलम लटका हुआ है छत से और स्ट्रिंग जाती है टूट, बॉब गिर जाता है नीचे फ्लोर पे, सेवरल कोलिजन करता है फ्लोर से और आखिर में इस गड्ढे में गिर जाता है। अब ये नीचे गिरे, फिर इधर जाए, इधर जाए, इधर जाए, इधर जाए, इधर जाए, इधर जाए, कुछ भी करे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज जितने भी बार ये इसको हिट करेगा फोर्सेस लगेंगे इस कार्ट के बीच में और बॉल के बीच में, वो इंटरनल फोर्सेस होंगे। जितना फोर्स कार्ट इस पर लगाएगी उतना ही फोर्स ये कार्ट पर लगाएगा। तो मैं कह सकता हूं इस पूरे सिस्टम के ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स है वो 0 के बराबर है, बिकॉज पूरा सरफेस स्मूथ है बाहर का, पूरे सिस्टम पर बाहर से कोई भी फोर्स नहीं है, कितना भी टकरा ले वो इंटरनल फोर्स ही माना जाएगा। सो मैं कह सकता हूं कि एक्सटर्नल फोर्स जो है पूरे सिस्टम पर, सिस्टम में कौन है हमारे पास, ट्रॉली प्लस बॉब इज इक्वल टू 0, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कह सकता हूं 0 के बराबर होगा। और इनिशियली पूरा सिस्टम रेस्ट में था, इसका मतलब इनिशियल सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था, तो मैं कह सकता हूं एक्सेलरेशन 0 होने पर न्यूटन फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूं कि सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव एट ऑल, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लगा, एक्सेलरेशन नहीं तो वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो फाइनल वेलोसिटी भी हर समय 0 के बराबर रहने वाली है। अब पूछा इन्होंने कि यदि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रिंग एंड द स्लॉट इज L, यदि इस रस्सी के और स्लॉट के बीच का जो डिस्टेंस है वो L के बराबर है, तो आपको बताना ये है कि कार्ट कितना डिस्प्लेस होगी आखिर में, जब ये बॉल यहां गिर जाएगी तो कार्ट कितना डिस्प्लेस होगी। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से कि हमारे पास एक कार्ट है, कार्ट को मैं ये बना रहा हूं डायग्राम, और ये हमारे पास रस्सी है यहां पे इनिशियली। अब होता क्या है, m स्मॉल m, मैं मान लेता हूं कि ये बॉल जब यहां गिर जाती है तो इतने में कार्ट जो है पीछे चली जाती है x डिस्टेंस से। तो मैंने यहां पे मान लिया कि कार्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो x के बराबर है। कार्ट कितना डिस्प्लेस हो गई है, x डिस्टेंस डिस्प्लेस हो गई है लेफ्ट डायरेक्शन में। हमें सिर्फ डिस्प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है और किस तरफ हुआ है। अब बॉल गिर गई है यहां पे, तो देखिए बॉल जो है जा रही है L डिस्टेंस और ये पूरी कार्ट जो है वो x डिस्टेंस पीछे आ गई है। आप ऐसे समझिए कि आप ट्रेडमिल पर भाग रहे हैं, आप 10 किलोमीटर भाग चुके हैं लेकिन आप अभी भी यहां पे हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेडमिल का जो सरफेस है वो पीछे की तरफ जा रहा है और आप आगे भाग रहे हैं, तो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 0 के बराबर है। कुछ ऐसा ही यहां पे हो रहा है कि बॉल जा रही है इधर, बॉल जा रही है इधर, बॉल जाना चाह रही है इधर, लेकिन ये कार्ट खुद आ चुकी है x डिस्टेंस इधर, तो इफेक्टिव जो डिस्टेंस ये मूव किया है वो कितना हो जाएगा, ये इफेक्टिव डिस्टेंस हो जाएगा आपका L माइनस x के बराबर। L गए हैं इधर, x गए हैं इधर, तो इफेक्टिव हो जाएगा कैपिटल L माइनस x इस डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इस डायरेक्शन में स्मॉल m का डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ है और कैपिटल M का डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट की तरफ है और पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं हुआ है, तो डेल्टा x ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू 0। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकता हूं कि टोटल मास इनटू डेल्टा x ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2। तो टोटल मास कुछ भी हो, डेल्टा x टू m 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड 0 रहेगा। इसका मास है स्मॉल m और ये गया है कितना, L बाय 2 क्यों लिखता हूं बार बार, L माइनस x, ये छोटू है, बॉब है, और प्लस कैपिटल M इंटू माइनस x, ये है हमारी कार्ट का मास और कार्ट गई है पीछे, तो डिस्प्लेसमेंट मैंने नेगेटिव लिखा है। सॉल्व करिए इसको, आपको मिलेगा स्मॉल m इंटू एल माइनस स्मॉल m इंटू एक्स प्लस माइनस कैपिटल M इंटू एक्स। तो यहां से x की टर्म्स को इधर ले जाइए तो आपको मिलेगा x इंटू स्मॉल m प्लस कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू एल। तो आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू कैपिटल L। तो ये आपको मिल जाता है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार्ट, और ये हुआ है लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें दिया है द बलून, द लाइट रोप एंड द मंकी। एक बलून है, एक हल्की रस्सी है और एक बंदर है, तीनों रेस्ट में है
एयर में है, हवा में है। इफ द मंकी रीचेज द टॉप ऑफ द रोप, इफ मंकी रीचेज द टॉप ऑफ द रोप, ये चढ़ने लगता है और यहां तक पहुंच जाता है, टॉप तक पहुंच जाता है, तो आपसे पूछा गया है कि बलून जो है कितना डिस्टेंस नीचे आ जाएगा, बलून कितना डिस्टेंस नीचे आ जाएगा। बलून का मास दिया है कैपिटल एम, मंकी का मास स्मॉल एम, और लेंथ ऑफ द रोप जो चढ़ा है बंदर वो कैपिटल एल के बराबर है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास यहाँ बलून है, बलून बी बलून, और हमारे पास रस्सी है और हमारे पास एक मंकी है। ठीक, ये मंकी जो है ये ऊपर चढ़ता है, मंकी ऊपर चढ़ेगा तो रस्सी को नीचे खींचेगा, रस्सी को नीचे खींचेगा तो बलून भी नीचे की तरफ आएगा। तो मैंने मान लिया कि बलून जो है नीचे आ जाता है x डिस्टेंस से, बलून आ चुका है नीचे, x डिस्टेंस नीचे आ चुका है, नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट है x के बराबर, और बंदर l डिस्टेंस ऊपर चढ़ चुका है। तो बंदर की सिचुएशन देखिए, बंदर चढ़ा है l, बंदर को लग रहा है मैं तो l डिस्टेंस चढ़ गया, लेकिन बलून खुद नीचे आ चुका है, तो इफेक्टिव जो डिस्टेंस ऊपर चढ़ा है वो हो जाएगा आपका कम। तो बंदर का जो डिस्टेंस हो जाएगा, बंदर का डिस्टेंस हो जाएगा, मंकी चला जाएगा कितना, यहां से यहां l माइनस एक्स, l ऊपर गया और बलून उसे x नीचे ले आया है, तो इफेक्टिव जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा मंकी का वो ऊपर की तरफ होगा l माइनस एक्स। और क्योंकि पूरे सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सब हवा में तैर रहे थे पहले, कोई फोर्स नहीं है, जितना फोर्स बलून के ऊपर लग रहा है बायंसी फोर्स, उतना ही उनका ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी वो फ्लोट कर रहे हैं, तो सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट, अब इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो फाइनल वेलोसिटी भी 0 होगी, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है। तो 0 है तो सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो टोटल मास स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू 0 इज इक्वल टू स्मॉल m बंदर का इंटू डिस्प्लेसमेंट उसका कितना है l माइनस एक्स ऊपर की तरफ, प्लस बलून का मास कैपिटल M, डिस्प्लेसमेंट उसका माइनस एक्स के बराबर है, इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करिए बेटा, तो आपको मिलेगा स्मॉल m इंटू कैपिटल L माइनस स्मॉल m इंटू एक्स प्लस कैपिटल M इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। x की टर्म्स को एक तरफ ले जाइए तो आपको मिल जाता है x इज इक्वल टू स्मॉल m l डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M। तो ये आपको x की वैल्यू यहाँ पे मिल जाती है, x इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू l डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ठीक, अब चलते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें दिया है अ मैन ऑफ मास कैपिटल M हैविंग अ बैग ऑफ मास स्मॉल m। एक बंदा है जिसके पास बैग है और वो छत से फिसल गया है फ्रॉम अ टॉल बिल्डिंग ऑफ हाइट h। यहां पे था इनिशियली, फिसल गया और नीचे टपक गया, और ऐसा मानते हुए कि वो फिसला है तो ऑफ कोर्स वो ऐसे नहीं लॉन्च होगा, वो ऐसे नहीं आएगा, वो जस्ट नीचे गिर रहा है। जब वो ग्राउंड से h हाइट पे था तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस हार्ड ग्राउंड पे गिरने की जगह इस पॉन्ड में आके गिर जाऊं, यही कहा इन्होंने आगे। He notices that the ground below him is pretty hard, but there is a pond at a horizontal distance x from the line of fall. ये line of fall से जो x distance पर एक pond है, क्यों ना मैं वहां पे गिर जाऊं। और वहां पे गिरने के लिए क्या करता है, ये अपने बैग को उतार के फेंक देता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसको पता है कि मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंकूंगा हवा में चलते चलते तो मैं खुद इस डायरेक्शन में भागूंगा, बिकॉज एक्शन रिएक्शन फोर्स है कि मैं बैग को धक्का दूंगा, ऐसे बैग मुझे धक्का देगा और बैग में मुझे धक्का देगा और मैं इस पॉन्ड में आके गिर जाऊंगा। तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि मिनिमम वेलोसिटी, कैलकुलेट द मिनिमम वेलोसिटी इंपार्टेड, जो हमने इंपार्ट करी है, जो वेलोसिटी खुद की ग्रेविटी की वजह से आई है वो नहीं, जो इंसान ने दी है उसको, सो दैट द मैन लैंड्स इन द वाटर, सो दैट ये बंदा जो है ये आके गिर जाए यहां। इफ द मैन जस्ट सक्सीड्स टू अवॉइड द हार्ड ग्राउंड, वेयर विल द बैग लैंड। हमें ये भी बताना है कि यदि ये सक्सेसफुली बच जाता है जिंदा तो बैग कहां पर पहुंचेगा। तो आप यहां देखिए बेटा, जब ये नीचे गिर रहा होगा इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी नीचे की डायरेक्शन में, और उस वेलोसिटी को आप निकाल भी सकते हैं, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2g h माइनस h, बिकॉज ये हवा में कितना नीचे आ चुका है, h माइनस h हाइट नीचे आ चुका है, इसलिए इसकी स्पीड हो जाएगी ये
अब हमें इस डायरेक्शन में कोई काम नहीं है, बिकॉज ऐसे तो ये मरने वाला है। इस डायरेक्शन में बैग को फेंका है तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी इसकी जान बचाने वाली है। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी इसकी जान बचाएगी और ये बैग को फेंक देता है इस डायरेक्शन में, बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैं लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा सकता हूं। तो मैं कह सकता हूं कि पहले कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम के पास जीरो वेलोसिटी थी हॉरिजॉन्टल में, और इस बंदे ने अपने बैग को फेंक दिया है लेट्स से v1 वेलोसिटी से, और ये खुद मूव करने लगता है वेलोसिटी v2 से। तो मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ स्मॉल एम v1 प्लस कैपिटल एम, मास m है, हैविंग अ बैग ऑफ मास में, तो m इंटू v2। तो आपको यहां से मिल जाता है दैट v2 इज इक्वल टू स्मॉल m बाय कैपिटल m इंटू v1। तो ये आपको पता चल गया। तो हमें इस पर्सन की वेलोसिटी पता चल चुकी है। अब इस वेलोसिटी से एक वेलोसिटी ये है इसके पास, एक वेलोसिटी ये है इसके पास, नेट वेलोसिटी जो इसके पास आ चुकी है वो नेट वेलोसिटी आ चुकी है ये वाली, यहाँ कहीं नेट वेलोसिटी है, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा और ये यहाँ गिरना चाहिए। मैं कंसर्न हूं, मुझे पता है नीचे तो आएगा ये, ठीक है, मैं चाहता हूं कि ये यहां से गिरे यहाँ पे। मैं रेंज को कंट्रोल करना चाहता हूं कि इस बंदे की जो रेंज है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जो है वो x के बराबर होना चाहिए। तो मैं लिख सकता हूं यहां से v2 इंटू टाइम t जो नीचे गिरने में लगेगा, दैट शुड बी इक्वल टू x, मिनिमम की बात कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1। अब टाइम कैसे निकालें? टाइम आप वर्टिकल डायरेक्शन में जो मोशन है उससे निकाल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इसको ट्रेवल करना है माइनस h इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी नीचे की डायरेक्शन में माइनस ऑफ 2gh माइनस h अंडर रूट में माइनस s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से आप टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए कितनी आएगी। तो यहां से प्लस 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 साइन को माइनस साइन को हटा दीजिए और आपको यहां पे मिलेगा टाइम, देखिए कैसे निकालूं। सो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 और यहाँ पे आ जाएगा 2, ये 2 हट जाएगा तो आपको मिलेगा gt स्क्वायर प्लस 2 अंदर चला गया तो 8gh माइनस h का अंडर रूट इंटू टी माइनस ऑफ 2h इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप लगाएंगे श्रीधराचार्य मेथड, t इज इक्वल टू माइनस b माइनस ऑफ दिस क्वांटिटी 8g कैपिटल h माइनस h प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। सो 8g कैपिटल H माइनस 8g स्मॉल h माइनस 4ac आपको मिल जाएगा 2gh 8gh 4ac 8gh प्लस में डिवाइडेड बाय 2a डिवाइडेड बाय 2g। तो यहां से आप 8gh का आपका 8gh कट जाएगा, 8gh स्मॉल h कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको यहाँ पे टाइम की वैल्यू मिल जाती है। टाइम की वैल्यू आपको मिल जाएगी that under root of 8 under root of 8g कैपिटल H माइनस में 8g कैपिटल H माइनस स्मॉल h डिवाइडेड बाय 2g। ये आपको टाइम मिलता है नीचे गिरने का। तो आप बता सकते हैं कि रेंज जो है इसको आप इस वाली इक्वेशन में रख दीजिए टाइम को, तो आपको मिल जाएगा v2 इज इक्वल्स टू x अपॉन t, x अपॉन टी। तो आपको मिल जाएगा यहाँ से x डिवाइडेड बाई t, t की वैल्यू है ये विच इज अंडर रूट ऑफ कैपिटल H माइनस अंडर रूट ऑफ कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ठीक है। और आप बाहर ले लेंगे अंडर रूट ऑफ 8g को और 2g पहुंच जाएगा ऊपर। अब ठीक है, समझ गए। तो आप यहाँ g से चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं, चाहे तो ऐसा भी छोड़ सकते हैं। तो आपको ये v2 मिल जाती है। इतनी स्पीड उस बंदे की होनी चाहिए v2। लेकिन हमसे पूछा है कि कितनी स्पीड से बैग को फेंकना चाहिए। तो बैग की वेलोसिटी यदि आपको निकालनी है, v1 आपको निकालना है, तो v1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी v1 इज इक्वल टू कैपिटल M बाय स्मॉल m इंटू v2। सो v2 हम निकाल चुके हैं, कैपिटल M बाय स्मॉल m से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो v1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी कैपिटल M बाय स्मॉल m इंटू x इंटू 2g डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 8g और यहाँ मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ h माइनस अंडर रूट ऑफ h माइनस h। अब आपको ये निकालना है कि बैग कितनी दूर जाके गिरेगा। तो क्या करें इसमें, बैग के पास दो वेलोसिटी हैं, v1 वेलोसिटी जो इस बंदे ने दी है और इसके पास खुद के पास वेलोसिटी है अंडर रूट ऑफ 2h माइनस h के बराबर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली कि जो टाइम इस बंदे को लगेगा नीचे आने में उतना टाइम ही इस बैग को लगेगा नीचे आने में, बिकॉज जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो वर्टिकल मोशन पे डिपेंड करता है। वर्टिकल मोशन इन दोनों का आइडेंटिकल है,
same velocity, same acceleration. So time of flight of the person and the bag will be same. तो हमें यहाँ पे रेंज मिल जाएगी बैग की, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, that will be equal to माइनस को हटा दीजिए v1 into टाइम t. So v1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा काम चल जाएगा टाइम में, ठीक है. तो आपको पता चल जाएगा कि बैग जो है इस वेलोसिटी से कहाँ गिरता है, तो बैग का आपको डिस्प्लेसमेंट भी मिल जाता है, ठीक है, समझ गए. अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि लाइट इन सर्टेन केसेस में बी कंसीडर्ड अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स. मॉडर्न फिजिक्स में आप इसे पढ़ेंगे. ईच फोटोन हैज अ लीनियर मोमेंटम. फोटोन का एक लीनियर मोमेंटम होता है h by lambda, where h is Planck's constant, lambda is the wavelength of the light. A beam of light of wavelength lambda is incident on a plane mirror at an angle of incidence theta. Calculate the change in linear momentum of the photon as the beam is reflected by the mirror. तो लाइट जो है उसको एक फोटोन का स्ट्रीम माना जाता है कि लाइट जो रे है उसमें फोटोन से भरी हुई है वो, और फोटोन का लीनियर मोमेंटम h by lambda होता है. तो आपको बताना है कि यदि एक मिरर पे, प्लेन मिरर पे रिफ्लेक्ट होता है एक फोटोन, तो उसके मोमेंटम में चेंज कितना आएगा. तो मैं मान लेता हूं कि एक मिरर जो है इस तरीके से रखा है, कैसे भी मान सकते हैं आप मिरर, ठीक है. मैंने इसलिए लिया है बिकॉज मैं आई कैप जे कैप के टर्म्स में बता सकता हूं आपको, है ना. और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है किसी फोटोन का, एक फोटोन का एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो थीटा के बराबर है नॉर्मल से. सो ये थीटा है तो कह सकता हूं ये थीटा है. इसका लीनियर मोमेंटम इस डायरेक्शन में है p, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे p cos थीटा और एक हो जाएगा p sin थीटा. जब ये टकराएगा, रिफ्लेक्शन में लाइट जो है फॉलो करती है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस को, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो ये इधर जाएगा, ये एंगल बनाएगा थीटा, ये एंगल बनाएगा थीटा, तो मैं कह सकता हूं इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल भी थीटा रहेगा. तो ये मोमेंटम जो है p के बराबर है और ये हो जाएगा आपके पास p cos थीटा. लाइट की स्पीड सेम मीडियम में सेम रहती है, इसलिए लीनियर मोमेंटम भी इसका सेम ही रहेगा, मैग्नीट्यूड में p sin थीटा. तो आप देखिए बेटा, यहाँ p sin थीटा पहले भी नीचे की तरफ था, यहाँ भी p sin थीटा नीचे की तरफ था, तो ये चेंज की बात करेंगे तो इनका डिफरेंस जो है 0 आ जाएगा. अब बचा आपके पास ये, पहले ये था बाद में ये था. यदि हम डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल आपको करना होगा. सो डेल्टा p के मैग्नीट्यूड की यदि बात करूं तो आपको मिलेगा 2p cos थीटा के बराबर, p की वैल्यू h लैम्डा के बराबर है. सो 2h by lambda into cos थीटा will be the change in the linear momentum. ये फोटोन के लीनियर मोमेंटम में चेंज आपको दिखने वाला है, ठीक है. अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 22 जो है आपके एचसी वर्मा की एक्सरसाइज का, वो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे. तो इस क्वेश्चन में दिया है ब्लॉक एट रेस्ट. एक ब्लॉक था, रेस्ट में था, एक्सप्लोड होता है, फट जाता है 3 इक्वल पार्ट्स में. यदि ओरिजिनल ब्लॉक का बिफोर कोलिजन, बिफोर एक्सप्लोजन यदि हम मास मान लेते हैं m के बराबर, तो तीनों जो टुकड़े हैं उनका मास हो जाएगा m/3 m/3 m/3. So two parts starts moving along x-axis and y-axis respectively with equal speed of 10 meter per second. We have to find the initial velocity of the third part. तो मैं मान लेता हूं हमारे पास एक m मास का एक ऑब्जेक्ट है और इनिशियली रेस्ट पे था, एट रेस्ट. अब क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है और ये 3 पार्ट में बढ़ जाता है. पहला जो इसका पार्ट है m/3 मास का, वो मूव करता है 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से इस डायरेक्शन में, और जो इसका दूसरा पार्ट है, दूसरा फ्रेगमेंट है, वो मूव करता है वर्टिकल डायरेक्शन में विद इक्वल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड. अब तीसरे वाले का नहीं पता है कि वो कहां जाता है, तीसरे वाले का हमें नहीं मालूम कि वो कहां जाता है. तो मैं मान लेता हूं कि इसकी जो वेलोसिटी है वो v वेक्टर के बराबर हो चुकी है. नहीं पता मुझे वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ है, नहीं पता मुझे, मैं मान लेता हूं, ठीक है. ऐसे आप बता सकते हैं, ठीक है, कहां पे होगा इसका एग्जैक्ट वेलोसिटी अभी, लेकिन मैंने मान लिया मुझे नहीं पता. तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं बिकॉज एक्सप्लोजन जो है वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से हुआ है, कोई भी एक्सटर्नली हमने फोर्स नहीं लगाया है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो मैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का इस्तेमाल कर सकता हूं बिकॉज एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन दिस सिस्टम इज इक्वल टू 0. इसलिए मैं कह सकता हूं कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. सो इनिशियल मोमेंटम की बात करें, इनिशियल सिस्टम का मास है m के बराबर, वेलोसिटी है 0, इज इक्वल टू यहाँ पे मोमेंटम लिखूंगा तो m/3 into 10 i कैप
प्लस m बाई 3 10 j कैप प्लस m बाई 3 और यहाँ पे आप मिल जाएगा आपको वेलोसिटी वेक्टर v वेक्टर लिखना चाहिए, v वेक्टर। ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से m m m m सब हट जाएंगे और यहाँ से 3 3 3 3 हट जाएंगे और आपको यहाँ पे मिल जाता है that velocity vector is equals to minus of 10 I cap minus of 10 j cap। ये आपको मिलने वाला है वेलोसिटी वेक्टर। और इसे आप यदि ड्रॉ करना चाहें तो आपको ये कैसे मिलेगा, 10 नीचे की तरफ है और 10 इस डायरेक्शन में है पीछे की तरफ, तो इनका रिजल्टेंट आपको वेलोसिटी मिल जाएगी 10 अंडर रूट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। सो एक पार्ट हमारा इस तरफ गया था तो उससे कितना एंगल बन रहा है 90 प्लस 45 यानी 135 डिग्री एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यानी कि जो पहला पार्ट हमारा एक्स एक्सिस में गया था, एक्स डायरेक्शन में गया था, वहां से 135 डिग्री एंगल बनाते हुए ये तीसरा वाला जो पार्ट है ये मूव करेगा विद स्पीड 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता